सभी छात्रों को नमस्कार। हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह में आपका स्वागत है। हमारी जो राजनीतिक विज्ञान में कक्षा 11 की जो दूसरी पुस्तक है ना, राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार, इसका लेसन नंबर 13 है जिसका नाम है नागरिकता। आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे नागरिकता क्या है, संपूर्ण और समान सदस्यता क्या है, फिरवासी लोग कौन होते हैं, उनकी समस्याएं, प्रतिवाद या विरोध के तरीके क्या हैं, नागरिक और राष्ट्र के बारे में बात करेंगे, राज्यकृत नागरिकता के तरीकों के बारे में बात करेंगे, सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में बात करेंगे, विस्थापन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, शरणार्थी कौन लोग होते हैं या शरणार्थी का क्या अर्थ है, इसके बारे में बात करेंगे, और विश्व नागरिकता के बारे में बात करेंगे, और विश्व नागरिकता से क्या लाभ है, इसके बारे में बात करेंगे। छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता क्या है। नागरिकता को हमारे संविधान में कहाँ दर्शाया गया है? भारतीय संविधान के भाग 2 में, है ना, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधित प्राविधानों का वर्णन है ना। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में दर्शाया गया है। ये जानकारी हमें वहाँ से मिल सकती है। अब नागरिकता से क्या अभिप्राय है? नागरिकता से अभिप्राय एक ऐसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता से है जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना। किसी भी देश में किसी भी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता प्राप्त करना ही नागरिकता है, और जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान दी है, और सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी दिए हैं। इसलिए हम अपने से संबंधित जो राष्ट्र है उसके आधार पर ही अपने आप को कहते हैं हम भारतीय हैं, हम जापानी हैं, हम जर्मन हैं, है ना, हम पाकिस्तानी हैं या वो पाकिस्तानी है, वो जर्मन है, वो अमेरिकन है, आदि आदि नामों से हम पुकारते हैं। छात्रों, अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देशों ने नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दे रखा है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है ना। उसमें क्या है, वहाँ पर मतदान का अधिकार दे रखा है, और अपने को चुनने का अधिकार दे रखा है, आस्था की स्वतंत्रता दे रखी है ना। किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, किसी भी धर्म को माने, और शिक्षा का अधिकार दे रखा है, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार आदि आदि दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारी नागरिकता में है। और नागरिक आज जिन अधिकारों का भी उपयोग करते हैं या कर रहे हैं, उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद, है ना, बहुत लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है। जैसे 1789 की, है ना, फ्रांसीसी क्रांति, है ना, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष चला, या भारत में ही अंग्रेजों से अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए भारतीयों को लंबा संघर्ष करना पड़ा। आज जो हम अपने स्वतंत्र होने की बात करते हैं, इसके लिए भी भारतवासियों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, जब जाकर आज हमें विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। नागरिकता में नागरिकों के आपसी संबंधों को भी शामिल किया जाता है। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति या समाज के प्रति निश्चित दायित्व और जिम्मेदारी, दायित्व या जिम्मेदारी भी शामिल होती हैं। ये नहीं अधिकार ही अधिकार है, तो हमारे दायित्व या कर्तव्य भी हैं, है ना। अधिकार के बदले में हमें कुछ जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, वहाँ का न्यासी भी माना जाता है। इसी में बात करें संपूर्ण, है ना, संपूर्ण और समान सदस्यता। संपूर्ण और समान सदस्यता क्या है,
इससे हमारा क्या अभिप्राय है? इससे हमारा अभिप्राय है कि नागरिकों को देश में वे जहाँ चाहें वहाँ जाने की, है ना, वहाँ जाकर पढ़ने की, वहाँ जाकर काम करने की, है ना, और अपना बिजनेस करने की, या है ना कोई अन्य काम करने का अधिकार और अवसर मिलना ही चाहिए, है ना। अमीर और गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार, है ना, और सुविधाएं प्राप्त होना ही चाहिए या मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ये है हमारे संपूर्ण और समान सदस्यता की बात। इसी में बात करते हैं हम प्रवासी। ये प्रवासी कौन लोग होते हैं? जो ये उन लोगों को कहते हैं जो लोग काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में या एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं, है ना, या दूसरे देशों में चले जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, है ना, या अच्छे रोजगार की तलाश में जाते हैं। हमें लगता है कि वहाँ पर हमें ज़्यादा धन कमाने का अवसर या मौका मिलता है, तब हम दूसरे देशों को जाते हैं और वहाँ जाकर ये लोग प्रवासी कहलाते हैं। या हमारे यहाँ शहरों में आते हैं लोग, गाँव से आते हैं, वो प्रवासी लोग कहलाते हैं। और इसमें समस्या कहाँ पर आती है? जो निर्धन प्रवासी होते हैं, है ना, वो काम करने के लिए अपने क्षेत्रों से जाते हैं, परंतु उनका उन क्षेत्रों में जाकर सम्मान नहीं होता, है ना, उनका स्वागत नहीं होता। जिस प्रकार से कुशल, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, उनका सम्मान होता है, या दौलतमंद जो लोग होते हैं उनका सम्मान होता है। हैं तो वो भी प्रवासी, परंतु उनका सम्मान ज़्यादा होता है। और जो गरीब प्रवासी या अकुशल श्रमिक हैं उनका सम्मान नहीं होता। जैसे हमारे रिक्शा चलाने वाले हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं, मजदूरों का हम कितना सम्मान करते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, जो प्रवासी हैं उनका हम कितना सम्मान करते हैं। जबकि सभी व्यक्ति पैसे लेकर काम करते हैं। एक वकील है, वो भी हमारे पैसे लेकर तब हमारा काम कर रहा है। एक रिक्शे वाला व्यक्ति है, वो भी पैसे लेकर काम कर रहा है। एक डॉक्टर है, वो भी पैसे लेकर काम कर रहा है। एक बेलदार मिस्त्री है, वो भी पैसे लेकर काम करता है। परंतु हमारे बात करने के तरीके या लहजे में परिवर्तन आ जाता है, उन लोगों का हम इतना सम्मान नहीं करते। यहाँ पर बात आती है प्रतिवाद या विरोध, है ना। प्रतिवाद और विरोध क्या है ना। प्रतिवाद या विरोध का हमारे संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विरोध करने का भी अधिकार है, अधिकार दिया गया। इसमें लोगों को, है ना, क्या है, राज्य के, है ना, राज्य को नुकसान पहुंचाए बिना, वहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना, वहाँ के लोगों को वहाँ के जान माल को नुकसान पहुंचाए बिना प्रतिवाद या विरोध करने का अधिकार है। तो ये हमारे संविधान में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अब आपने विरोध जान लिया। अब बात करते हैं हम प्रतिवाद या विरोध के तरीके। प्रतिवाद या विरोध के तरीके क्या हो सकते हैं, है ना। ये क्या क्या तरीके हो सकते हैं छात्रों? किस प्रकार से हम प्रतिवाद कर सकते हैं? नागरिकों का समूह बनाकर हम प्रतिवाद कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन करके, है ना, झंडे वगैरह लगाकर प्रदर्शन करके, या मीडिया का इस्तेमाल करके भी हम विरोध कर सकते हैं। और कैसे? राजनीतिक दलों से अपील करके, या हम क्या है, अदालत में वाद दायर करके, केस दायर करके भी अदालत में जाकर हम विरोध कर सकते हैं। जनता और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम जो हैं, हम लोग सरकारी नीतियों को परखने या जानने के लिए स्वतंत्र हैं, उनका विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। समान अधिकार के अंतर्गत क्या है, शहरों में अधिकतर लोग झोंपड़पट्टियों में रहते हैं, या अवैध कॉलोनियों में रहते हैं, या अवैध रूप से जो भूमि कब्जाई हुई है उसमें ये लोग रहते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं यार ये लोग तो बेकार हैं,
इनकी हमें क्या ज़रूरत है? इन लोगों ने बड़ी गंदगी फैला रखी है। झोंपड़पट्टियों से हमारे शहर कैसा गंदा सा लगता है, आता है ना विचार। परंतु मैं आपसे एक बात कहूँ, ये लोग हमारे बहुत काम के हैं। इनके बिना तो हमारा एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता, इनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। जैसे सफाई कर्मचारी, फेरी वाले, घरेलू नौकर, है ना, वैसे जैसे बिजली फिटिंग है, पुताई वाला है ना, तरह तरह के सब्जी विक्रेता है, अन्य प्रकार के लोग, अन्य दस्तकार लोग, मान लिया हमारी जैकेट में सर्दियों में चेन लगाने वाले आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे। इस प्रकार के लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, होती है नहीं। अब बात करें सरकार व अन्य स्वयंसेवी संगठन, जिनको हम एनजीओ कहते हैं, ये लोग भी ऐसे लोगों के प्रति अब ज़्यादा जागरूक होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, जिसके अंतर्गत लाखों लोगों को जो फुटपाथ पर बाजार लगाते थे, है इनको, जो फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपना कारोबार करते थे, स्वतंत्र, है ना, कारोबार चलाने के लिए अनुमति प्रदान की गई। इससे उन लोगों की हिम्मत जगी है और वो अपने अब कार्य ठीक प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र है। जो उनके अंदर भय बना रहता था, वो भय समाप्त हुआ है। इसी प्रकार एक और वर्ग भी है छात्रों, वो कौन सा है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो वर्ग है आदिवासी और वनवासी समूह है। ये लोग कौन होते हैं, है ना, जो सरकार से ज़्यादा नज़दीकी नहीं रखते। ये लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर ही आश्रित होते हैं, है ना, जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, है ना, और ये लोग जंगलों में ही रहते हैं। और क्या है, नागरिकों के लिए समान अधिकार का क्या अर्थ है? नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ, है ना, हमारी जो सरकार नीतियां बनाती है, नीतियां बनाते समय भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की भिन्न भिन्न ज़रूरतों, उनके दावों, उनकी मांगों का ख्याल रखे, उनका ध्यान रखे। तो ये है हमारे, है ना, विरोध या प्रतिवाद के तरीके। अब इसी संदर्भ में हम बात करते हैं नागरिक और राष्ट्र, या नागरिकता और राष्ट्र। छात्रों, कोई भी नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को, है ना, किसके द्वारा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा, जिसको हम राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं, राष्ट्रभाषा या अन्य कुछ खास उत्सवों के आयोजन के द्वारा, है ना, उनके प्रतीकों के द्वारा प्रकट कर सकता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में क्या है, सभी जो लोकतांत्रिक देश हैं, है ना, अपने सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश माने हिस्सा या पार्ट के रूप में उन्हें अपने पहचान बनाने की इजाज़त, है ना, परमिशन, अपनी पहचान बनाने की परमिशन देते हैं। जैसे फ्रांस देश है ना, वहाँ पर जो है यूरोप मूल के निवासी रहते हैं। यूरोपीय मूल के निवासियों के साथ साथ उन्होंने क्या है, उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्रों से आए हुए नागरिकों को भी अपने देश में सम्मिलित किया है ना, वहाँ पर सम्मिलित कर रखा है। और इस प्रकार की जो नागरिकता है उसे हम राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, राज्यकृत नागरिकता कहेंगे। और क्या है, राज्यकृत नागरिकता के लिए, है ना, राज्यकृत नागरिकता के लिए जो आवेदक हैं उनको अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में अलग अलग होती हैं, है ना। अलग अलग देशों में राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग अलग शर्तें हैं। जैसे इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को, है ना, प्राथमिकता दी जाती है। भाई हर देश की अपनी मर्जी है,
है ना, किस तरह की नीति अपनाए। छात्रों, भारतीय संविधान में भी अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। भारत में भिन्न भिन्न जातियां रहती हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, सबको एक साथ समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अलग अलग समुदायों के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना, कुछ सुदूरवर्ती समुदाय हैं जो, है ना, अभी जो हमारी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी पूर्ण व समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। और नागरिकता से संबंधित प्राविधानों का वर्णन संविधान के भाग 3 में मिलता है। यह संसद द्वारा, है ना, हमारी कानून बनाने की जो मुख्य संस्था है वो संसद है। संसद द्वारा समय समय पर पारित कानूनों में दर्शाया गया है। कभी भी हम, है ना, नागरिकता देने के तरीके को हमारी संसद बदल सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या बिल्कुल मना कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी संसद के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करें हम राज्यकृत नागरिकता के तरीके। राज्यकृत नागरिकता कैसे मिल सकती है छात्रों? इसके लिए पंजीकरण कराया जा सकता है वहाँ पर फॉर्म भर के। देशीकरण, है ना, देश का एकीकरण हो गया, जैसे जर्मनी का एकीकरण हो गया। वंश परंपरा है, किसी भू क्षेत्र का राज्य क्षेत्र में मिलना, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमसे पहले अलग था, फिर हमने उसको अपने में मिला लिया, तो वहाँ के सभी नागरिकों को अब भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है, इसी में बात आती है अब सार्वभौमिक नागरिकता। सार्वभौमिक नागरिकता की हम बात करें, हम यह मान लेते हैं, अक्सर हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको, है ना, उपलब्ध होनी चाहिए। किनको? जो सामान्यतः उस देश के निवासी हैं और वहाँ काम करते हैं या वो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, नागरिकता के लिए एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लगाते हैं, वहाँ रहते हैं या उस देश के निवासी हैं, उनको वहाँ की नागरिकता मिलनी ही चाहिए। किंतु नागरिकता देने के लिए वो शर्तों को पूरा करते हों। ऐसा नहीं है जिसने आवेदन कर दिया सबको नागरिकता दे दी जाए, है ना। और अवांछित नागरिकता वाले जो लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए राज्य ताकत का उपयोग भी या ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बांग्लादेशी लोग, है ना, अवांछित तरीके से रहते हैं, म्यांमार के लोग रहते हैं, अन्य दूसरी जगह, तो उनको हमसे यहाँ से वापस भेजने के लिए हमारी सरकारें ताकत का प्रयोग कर सकती हैं। परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता रहता है। अब बात करें हम विस्थापन के कारण। छात्रों, विस्थापन किन किन कारणों से होता है? युद्ध के कारण विस्थापन होता है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा, उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, तो वहाँ से लोग जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण ले सकते हैं। अकाल पड़ जाए, कहीं खाद्यान्न या अनाज की कमी हो जाए, तब भी अपनी जान बचाने के लिए हम दूसरे देशों में जा सकते हैं। उत्पीड़न, किसी देश द्वारा किसी विशेष समाज का उत्पीड़न हो। महामारियाँ आती हैं, जैसे प्लेग है, डेंगू है, और अभी कोरोना आया, तरह तरह की बीमारियाँ, आपदाएं हैं, सुनामी है, भूकंप है। इसके कारण भी जब हमारे संसाधन नष्ट हो जाते हैं तो हम अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात आती है शरणार्थी। शरणार्थी का अर्थ, शरणार्थी कौन लोग होते हैं? विस्थापन के कारण जो लोग अपने विस्थापन के कारण अपना घर तो छूट गया, दूसरी जगह चले गए, अब वो लोग ना तो अपने घर लौट सकते हैं, ना कोई दूसरा देश उन्हें अपनाने के लिए तैयार होता है ना। ना तो बेचारे अपने देश में वापस जा सकते हैं, ना वही देश जिसमें रह रहे हैं या अन्य कोई देश उन्हें अपनाने के लिए तैयार होता है। तो वो लोग राज्य विहीन या शरणार्थी कहलाते हैं, बिना राज्य के लोग हो जाते हैं। तो ये थी हमारी शरणार्थी। अब है विश्व नागरिकता। विश्व नागरिकता क्या है? आज के समय में हम सभी लोग
कहाँ रहते हैं? ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं संचार के साधनों के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। हमारे जो संचार है ना संसार में, अब उसको समझने का जो ढंग था उसमें भारी परिवर्तन आया है। हम एक दूसरे को इस प्रकार से समझने लगे हैं, जैसे एशिया की सुनामी हुई, कोरोना हुआ, है ना, और बड़ी बड़ी आपदाओं में हमने क्या है, पीड़ितों की मदद के लिए सब हाथ बढ़ाते हैं, है ना। विश्व के सभी भागों से पीड़ितों की मदद के लिए सहायता मिलती है ना। और जब इस प्रकार से हमें सहायता मिलती है तो इस प्रकार के भावों से हमें समाज के उभार की ओर इशारा मिलता है ना। हमें लगता है कि समाज का उभार हो रहा, और इसी को हम विश्व नागरिकता कह सकते हैं, है ना, या इसे विश्वग्राम का आधार भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं पूरी पृथ्वी ही अब हमारा परिवार है। या एक हिंदी में एक शब्द है वासुदेव कुटुंबकम, है ना, पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब या परिवार है। वासुदेव माने पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इसमें लास्ट पॉइंट है विश्व नागरिकता के लाभ। अब विश्व नागरिकता के क्या क्या लाभ हैं? विश्व नागरिकता की हम क्यों बात करते हैं, है ना? इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर, जैसे भारत और पाकिस्तान के दोनों ओर, भारत चीन के दोनों ओर, है ना, उन समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है, जिसमें बहुत सी देशों की सरकारें और वहाँ के लोगों को संयुक्त कार्रवाई की जरूरत होती है। दोनों देशों के लोगों की कार्रवाई की सहायता की जरूरत होती है। इससे और क्या लाभ होगा? इससे प्रवासी लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य विहीन जो लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनकी समस्याओं का सर्वमान्य हल निकलेगा, उनकी समस्याओं का सर्वमान्य निपटारा करना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे विश्व नागरिकता के ये लाभ हैं। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में इतना ही, हमारा लेसन ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लेसन के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।